और बताओ जनता, क्या हालचाल? आ गए जी अल्कोहल्स की एक और क्लास में। 6th लेक्चर हो गया जी अल्कोहल्स का। बहुत बढ़िया चल रही है हमारी अल्कोहल्स की गाड़ी। तो हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर चुके हैं, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स कर रहे थे। प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स में हम एक रिएक्शन कर रहे थे ईथर्स का, जिसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड्स की ओपनिंग, है ना। तो इपॉक्साइड्स की हमने एसिड कैटलाइज्ड ओपनिंग कर ली थी। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसको पिछली क्लास में किया था। अगर एसिड कैटलाइज्ड कंडीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है जी, तो आपका ओपनिंग होगा कहां से? लेस हिंडर्ड साइड से नहीं होगा, मोर हिंडर्ड साइड से ओपनिंग होगा, क्योंकि आपने इस केस में सोचना है कि अगर कार्बोकेटायन बनता तो कौन से कार्बन से बेटर बनता, है ना जी। चलो, तो ये केस था अपना एसिड कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स का। अब आ जाते हैं बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स पे। तो बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग में जी फर्क क्या होता है, अब देखते हैं। अब बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग में आप क्या रखोगे? सीधा OH नेगेटिव रख दोगे, NaOH डाल दिया, चलो मान लो होगा तो चलो पानी में ये रिएक्शन, बट OH नेगेटिव डाल दिया, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है वो, है ना जी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर ये एक्ट करेगा, तो अब आप सोचो कि ये कहां से रिएक्ट करना चाहेगा? ये यहां से रिएक्ट करना चाहेगा, लेट्स कॉल दिस 1, या यहां से रिएक्ट करना चाहेगा, लेट्स कॉल दिस 2। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना, कि ये हो गया क्या? न्यूक्लियोफाइल हो गया। सो न्यूक्लियोफाइल के केस में हमने ये पहले भी किया, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर्स। यस, स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है कि नहीं? तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ना, ये भीड़ से दूर रहना चाहती है। नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि इसीलिए दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर ज्यादा ये नहीं बसना चाहता। तो ये क्या करता है कि आपका इस साइड से अटैक नहीं करता, ये भीड़ से दूर रहना चाहता है। यहाँ CH3 की भीड़ है ना, इधर से बड़े अच्छे से अटैक कर जाएगा ये। वेरी नाइस। तो OH नेगेटिव लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। सो यहां पे क्या है जी? बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग जो है, ओके, बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग जो है कहां से होती है? ये होती है लेस हिंडर्ड साइड से। ये याद रखना है जी अपन ने। इपॉक्साइड्स की ओपनिंग अगर बेस कैटालिसिस में कर रहे हैं तो लेस हिंडर्ड साइड से होती है। ये वाले जो एप्लीकेशन है ना इसके, बेस कैटलाइज और एसिड कैटलाइज ओपनिंग ऑफ ईथर्स के, ये मैं जेई में इतनी बारी देख चुका हूं ना सवाल की, मैं मतलब याद भी नहीं कितनी बारी देख चुका हूं। पॉइंट इज की जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट है ये, ठीक है। तो चलो इसी को लेके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं हम, ईथर्स को लेके थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं। सो लेट अस से वी हैव दिस टाइप ऑफ एन ईथर, सेम वही लेते हैं इपॉक्साइड जो हमने बनाई थी। इसमें हम क्या करते हैं, एक केस में डालते हैं CH3ONa इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH। तो यहां क्या बनना चाहिए जी? पहले तो ये बताओ ये किस तरह का अटैक है, इज इट एसिड कैटलाइज्ड और इज इट बेस कैटलाइज्ड? सॉरी, CH3O नेगेटिव है ना, CH3O नेगेटिव है ना पॉजिटिव। सो O नेगेटिव वाली चीज जैसे ही आ गई, स्ट्रॉन्ग स्पीशीज जैसे ही आ गई, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज अ बेस कैटलाइज्ड केस, यस, है ना, आपका ये हो गया बेस कैटलाइज्ड इपॉक्साइड ओपनिंग। तो जो आपका CH3O नेगेटिव है वो कहां जाके अटैक करेगा? वो अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड पे, यस। और लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक होने के बाद आपकी स्पीशीज कैसी बननी है? यहां पे आएगा O नेगेटिव, यहां पे आपका आ जाएगा जी OCH3, ओके। O नेगेटिव आ गया, OCH3 आ गया, ठीक है जनता। इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी। अब आप इसके बाद थोड़ा सा इसको अगर हाइड्रोलाइज करोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल दोगे, तो यहाँ पे OH लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका बेस कैटलाइज के केस में। अभी ये इमेजिन करते हैं कि एसिड कैटलाइज के केस में क्या होगा जी? यहां पे डालते हैं हम CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एसिड कैटलाइज केस। सो एसिड कैटलाइज में पहला स्टेप होता है जी इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन। तो पहले तो इपॉक्साइड प्रोटोनेट हो जाएगा, OH पॉजिटिव बन जाएगा ताकि ये गुड लीविंग ग्रुप हो जाए। फिर उसके बाद ये जो CH3OH है ये जाके अटैक करेगा मोर हिंडर्ड साइड पे, क्योंकि हमें बनाना है जहां कार्बोकेटायन बेटर बनता है वहां से, ठीक है।
तो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका OH आ जाएगा इपॉक्साइड वाला, और इधर जाके लग जाएगा आपका CH3, सॉरी यहाँ जाके लग जाएगा आपका OCH3। OCH3 का हाइड्रोजन लूज कर देना बाद में, दोबारा एसिड कैटलाइज्ड में H पॉजिटिव बना के चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई आपकी प्रोडक्ट इन द एसिड कैटलाइज्ड केस। ये हो गया आपका एसिड कैटलाइज्ड। फाइन, परफेक्ट, क्लियर है जी। बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड केस में फर्क समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब जनता, ये जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन होती है, ये जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन होती है, इसकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। पहले चालू करते हैं हम एक सिस एल्कीन से। ओके, ये क्या ली हमने, सिस एल्कीन ली, सिस सिमेट्रिक एल्कीन ली, दोनों साइड से सिमेट्रिक है, और इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किसी भी एक पेरोक्सी एसिड के साथ। लेट्स टेक MCPBA वंस अगेन, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है, अब जनता इसमें होना क्या है ना, ध्यान ये देना है हमें कि ये जो एल्कीन है, इसको जो ऑक्सीजन है वो एक ही साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है इसके MCPBA से जो निकलेगा वो एक ही साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक, तो इसके बाद प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो सोच के देखते हैं। ठीक है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जरा सही से बनाते हैं। प्रोडक्ट अपना कुछ ऐसा बना, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बना। अब CH3 कहाँ है, ऊपर की साइड है सारे। इसको 3D में सोचना पड़ेगा हमें, ऐसे सोच के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3D में कैसे सोचना है इसको, ऐसे सोचना है कि ये जो है ना आपका, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपके डेस्क पे पड़ा हुआ है, ये इस तरह के प्लेन में पड़ा हुआ है। फाइन, तो इसको कैसे बना सकते हैं हम ऐसे बना सकते हैं इसको कि आपका जो ऑक्सीजन है वो आपकी तरफ आ रहा है, उसको वेज बॉन्ड्स के साथ बना देंगे। वेज डैश याद है ना सारे, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सब में किए हैं। तो आपका ऑक्सीजन बेसिकली इधर बैठा हुआ है, ऐसा मान लो। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर क्लीन कर देता हूं मैं, ये ठीक है, ऑक्सीजन आपकी तरफ बैठा हुआ है। फाइन, हमने वेज की हेल्प से ऑक्सीजन आपकी तरफ आ रहा है ये बना दिया। सो ऐसा पेपर है, ऑक्सीजन आपकी तरफ आ रहा है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल में ऊपर की साइड पे दोनों तरफ CH3 लगे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ऊपर की साइड पे CH3 लगे हैं, और ट्रायंगल में नीचे की साइड पे हाइड्रोजन आ रहे हैं। ओके, तो CH3 ऊपर की साइड है, हाइड्रोजन नीचे की साइड है, इस तरह से। ऑलराइट, फाइन। इसको बनाने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इसी प्रोडक्ट को बनाने का एक और तरीका कुछ ऐसा हो सकता है। ऑक्सीजन है, ठीक है, फाइन। इसमें आप कह सकते हो कि जो CH3 हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसमें आप कह सकते हो कि जो CH3 हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, CH3, और जो OH हैं वो आप ऐसे बना सकते हो आपकी तरफ आते हुए, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो आप ऐसे बना सकते हो जैसे कि आपकी तरफ आ रहे हैं। समझ गए क्या है? अब इसमें हमने क्या किया, जो CH3 और OH है वो आपके इस प्लेन में रख दिए, और ट्रायंगल ऐसे ऊपर निकल रहा है यहां पे। ठीक है, बात समझ आ गई? ऑल क्लियर? ये बन गया एक। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑब्वियसली दिख रहा है, क्योंकि हम बीचों बीच इसके एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं ना। यहां से आप देख ही रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बन गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मस्त सा एकदम बीच में से। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमने समझा था कि सॉरी हमने समझा था कि इस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिनमें आपके पास 2 कायरल कार्बन्स तो हैं, ये दोनों कार्बन कायरल है, ध्यान से देख रहे हो, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग है। तो ये जो 2 कायरल कार्बन्स हैं हमारे पास, अगर 2 कायरल कार्बन होने के बावजूद स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो क्योंकि उसमें सिमेट्री है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। ये हमने पहले कहां पे किया था, कारटैम, याद है? जब हम एंटी एडिशन कर रहे थे, वो जो अपना ब्रोमीन डाइब्रोमीन लगा रहे थे, हैलोनियम आयन वाला, उसमें एक ब्रोमीन ऊपर से आ रहा था, एक ब्रोमीन नीचे से आके लग रहा था। यस, तो डाइब्रोमीन की एडिशन जब कर रहे थे हम एल्कीन्स पे, तो हम मीजो कंपाउंड बना रहे थे सिस के केस में। यहां भी वैसा ही हो रहा सरप्राइजिंगली, कि सिस ही हमारा जो है मीजो कंपाउंड दे रहा है। ओके, अब हम चलते हैं ट्रांस से, करते हैं रिएक्शन यही वाला।
ट्रांस एल्कीन से रिएक्शन करते हैं, चलो ट्रांस एल्कीन। तो इससे क्या होगा जी, अब यहां पे इमेज जो है वो थोड़ी अलग दिखने लग जाएगी। एक कार्बन आपकी तरफ होगा, एक कार्बन पीछे की तरफ होगा, तो यहां पे जो इमेज है ये वाली, ये अलग बनेगी। अब आपकी ये वाली इमेज भी अलग बनेगी, इसको भी मॉडिफाई करेंगे जरा, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी है इसमें जस्ट ब्लू पेन सिलेक्ट हो जाए, फिर बनाता हूं सॉरी। तो यहां पे आ गया जी CH3 और यहां पे आ गया आपका हाइड्रोजन जी, बढ़िया है। आगे पीछे हो गए CH3। यहां पे भी ऐसा होगा कि जो आपकी तरफ आ रहा है, जो वेज है आपका WEDGE वेज, वो है CH3 वाला, एंड द वन दैट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू इज द हाइड्रोजन। परफेक्ट। अब इस केस में आपके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है जनता, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना जी, इत्थे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हैगी। लो, तो ये क्या हो गया, अब ये सारी डिटेल इसकी चेंज करते हैं यहां से। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सोचो जरा, बनाओ इसका मिरर कंपाउंड बनाओ। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मुझे दिख नहीं रही, है ना। इसका मिरर इमेज बना के देखते हैं कि कहानी चल क्या रही है। मिरर इमेज इसका कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे CH3 पीछे की तरफ, हाइड्रोजन आगे की तरफ, और वो वाला कार्बन इस तरफ मिरर हो जाएगा, पीछे की तरफ हाइड्रोजन, आगे की तरफ आपके पास आ गया जी CH3। ओके, सो नाउ डू यू सी दैट यू कैन नॉट ओवरलैप दीज इमेजेस अपॉन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ही नहीं सकते। ये आपका CH3 है, अगर ऐसे का ऐसे स्ट्रक्चर यहां रखोगे तो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा CH3, ओवरलैप नहीं हुआ। अगर आपने ये स्ट्रक्चर पलट दिया, है ना जी, तो ये जो CH3 पीछे था, ये देखो मेरा हाथ देखो, ये CH3 पीछे की तरफ था, ये पलट दिया तो CH3 आगे की तरफ आ गया, है ना। ये CH3 पीछे की तरफ था, अब ये CH3 आगे की तरफ आ गया, तो ये आगे की तरफ यहां पे तो हाइड्रोजन है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये CH3 पीछे की तरफ था, आपने स्ट्रक्चर को 180 डिग्री घुमाया, आप कर क्या रहे हो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा रहे हो, तो ये CH3, मेरा अंगूठा जो है मान लो CH3 है, ये ऐसे था, ऐसे घुमाया तो CH3 आगे की तरफ आ गया उस साइड पे। अब उस साइड पे आगे की तरफ तो हाइड्रोजन है, ये मेरा अंगूठा जो है CH3 है, पर ये हाइड्रोजन है। तो जब आप इसको ऐसे फ्लिप करके इसके ऊपर सुपर इंपोज करोगे, तब भी ये सुपर इंपोज नहीं होगा, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड क्या बन गया आपके पास, ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। आप कहोगे सर जी क्या ये दोनों बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। दोनों कैसे बन सकते हैं? ये जो ट्रांस एल्कीन है, मान लो ये एल्कीन है मेरी, ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक बार ऊपर से ऑक्सीजन आएगा, एक बार नीचे से भी ऑक्सीजन आ सकता है ना। ये तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर से ऑक्सीजन आए चाहे नीचे से ऑक्सीजन आए, तो प्रोडक्ट हमारा ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। एक केस ऊपर से ऑक्सीजन आने पे बनेगा, एक नीचे से ऑक्सीजन आने पे बनेगा, दोनों कंपाउंड बनेंगे। तो सिंगल सिंगल कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, पर यहां पे रिएक्शन में क्या बनेगा, यहां पे रिएक्शन में बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। जी जनता समझ गए, आपके पास बनेगा रेसमिक मिक्सचर, 1:1 रेशो ऑफ द एनांशियोमर्स। तो यहां पे बन गया रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस से आपको बन रहा है रेसमिक मिक्सचर। तो ये चीज खास ध्यान दे के रखनी है जी अपने दिमाग में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। स्टीरियो केमिस्ट्री का केस जो है जेई का फेवरेट होता है, जहां पे भी आ गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो तो जेई ने पूछना ही पूछना है आपको, नहीं तो ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है जनता, गॉट इट। मैं पानी पी लेता हूं जरा थोड़ा सा। वेरी नाइस, आगे चलेंगे थोड़ा सा। चलो जी, तो हमने बहुत सारे रिएक्शन किए ईथर के, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी देख लिया हमने, क्वेश्चंस भी कर लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस के, हमने इपॉक्साइड कैसे बनानी है वो भी देख लिया MCPBA और ये सब पेरोक्सी एसिड्स के थ्रू, उनको ओपनिंग कैसे करनी है वो भी देख लिया, और इपॉक्साइड फॉर्मेशन सिस और ट्रांस के केस में कैसे सोचनी है वो भी देख लिया। स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। वेरी नाइस, नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन के बाद एक बड़ा ही प्यारा सवाल करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन क्या है, एक्शन ऑफ, ठीक है, ये आपका हेडिंग रहेगा इस टॉपिक का, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन अल्कोहल्स
ऑलराइट, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर H2SO4 को मैं अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो उसका क्या इफेक्ट आता है वो देखना चाह रहे हैं अब हम। ठीक है, माइक वाइक सेट है ना एकदम, रुको, ये टी शर्ट में माइक आगे पीछे हो जाता है, चाहे जो मर्जी माइक लगा लो। मैंने इस क्लास में मैं कहा वायर्ड माइक लगाते हैं, पर ये भी आगे पीछे हिले जा रहा है। एक सेकेंड ना, सही से सेट, चल भाई नीचे की तरफ हो गया ये। हेलो चेक, चलो ठीक है, काम चलाते हैं ऐसे ही। फाइन, सो करना क्या आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे ऐसा करना है कि आप लोगे ROH और इसको रिएक्ट कराओगे H2SO4 के साथ। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, SO3H H2SO4। ठीक है, तो एक OH ग्रुप मैंने अलग से दिखा दिया यहां पे। पहले करते हैं जी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों के बेस में बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। आपको पता है H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ROH यहां पे बेस की तरह एक्ट करने लग जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने अगर मेरी क्लासेस सही से अटेंड की हैं तो मैंने बहुत बार ही बताया है कि एसिड बेस जो होते हैं दैट इज अ रिलेटिव फिनोमिना। बोले तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो किसी और के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किसी और के कंपैरिजन में वो वीक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे आप तो वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है H2SO4 HCl के कंपैरिजन में बहुत वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, रिस्पेक्ट मतलब किसी के कंपैरिजन में कहा जाता है। तो यहां पे इन दोनों की कंपैरिजन अगर मैं करूं तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। क्लियर? तो जनता यहां पे ये क्या है, एसिड की तरह एक्ट करता है और ये बेस की तरह एक्ट करता है। फाइन, अब जब ये एक्शन होगा तो करना क्या है, बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है यहां से कैप्चर हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो बना देते हैं जरा। एक सेकंड, ब्लू पेन चूज कर लिया जी हमने, तो यहां बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज SO3H के साथ एक O नेगेटिव। तो ये इनका सॉल्ट बन के बैठ जाएगा, पॉजिटिव स्पीशीज नेगेटिव स्पीशीज, ये एसिड बेस का रिएक्शन होकर सॉल्ट बन गया ना, तो ये सॉल्ट जैसा बन के यहां पे बैठ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब जनता अगर आपने इसको ले गए 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपने क्या किया, इसको ले गए 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो होता क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे ना, ये जो ROH2 पॉजिटिव बना है हमारा और ये जो O नेगेटिव SO3H बना है, यहां पे ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करता है और ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली वाटर इज लिक्विड, तो वाटर क्या है, अपना पानी बना के निकल जाएगा OH2 पॉजिटिव जो है। तो यहां पे आपके पास बन जाता है OSO3H, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का एक एस्टर जैसा बन गया। ओके, ये आपका बन गया सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टर बन गया। एस्टर क्या होते हैं, एसिड प्लस अल्कोहल जो स्पीशीज बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एसिड वाला पार्ट है और ये आपका कह लो अल्कोहल वाला पार्ट है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का आपके साथ एस्टर जैसा बन गया। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। ठीक है, फाइन जनता। अब क्या है, अब इसको हम ज्यादा हीट करेंगे अगर, ठीक है, इसी स्पीशीज को अगर हम और हीट करते हैं, कितना हीट करते हैं, 140 डिग्री के आसपास। अगर 140 डिग्रीज के आसपास आपका रिएक्शन चल रहा है तो क्या होगा, ये जो ROSO3H बना है इसमें आप थोड़ा और अल्कोहल डाल दो, सेम अल्कोहल जो आप ले रहे थे वो थोड़ा और डाल दिया, तो अल्कोहल क्या करता है, यहां जाके इसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये जो है यहां जाके इसको डिस्प्लेस कर देता है। समझे बात को? सॉरी ये जो SO3H और O नेगेटिव है ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये भाई साहब जाके इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाता है ईथर। ओके,
ईथर यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाता है ना। ऑफ कोर्स अगर आपका एल्काइल जो ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप है, अगर ये आपका 3 डिग्री जैसा ग्रुप है ना, तो आपकी कार्बोकेटायन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ईथर की पॉसिबिलिटी कम होती है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। पर जनरली अगर मैं कोई सिंपल सा एक अल्कोहल लेता हूं तो 140 डिग्री पे H2SO4 के साथ रिएक्शन पे उसका ईथर मेजर होगा। और जैसे ही हमने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है जी, जैसे ही हमने टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कुछ ऐसा कि ये जो ROSO3H था आपका, ये आपने 170 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगी। देखो इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन होगा ना, तो वो बीटा हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन कैसे बनेगी? टिपिकल जैसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में करते हैं, बिल्कुल वैसे। कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा यहाँ पे? E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये वही वाला मतलब जो सबसे पहला क्या कहते हैं हमने रिएक्शन किया था अल्कोहल्स का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये वही है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का जो रिएक्शन किया था E1 मैकेनिज्म में, E1 की क्लास में किया था ना, वही हो रहा है यहाँ पे। एल्कीन बन रही है हायर टेम्परेचर पे। तो H2SO4 अल्कोहल्स के साथ अलग अलग टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। ऑलराइट, फाइन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जी ये जो H2SO4 है, इसका रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ खुद ही एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक टाइम के बाद टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है, तो इसीलिए एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ही रहती है। अगर आप जबरदस्ती उसका कंट्रोल कर रहे हो टेम्परेचर, तो आप बाकी प्रोडक्ट्स जो है उनको भी बना सकते हो अप्रिशिएबल अमाउंट्स में। फाइन, चलो तो अब ऐसा करते हैं, अब ना एक सवाल दिखाता हूं आपको मैं, ये वाला। ये है जी आपका टिपिकल क्विंटेसेंशियल रोड मैप। क्विंटेसेंशियल मतलब टिपिकल ठीक, ये है आपका क्विंटेसेंशियल रोड मैप। रोड मैप क्वेश्चन में क्या है, एक रिएजेंट से शुरू किया, मल्टीपल स्टेप्स आए और आपको फाइनल तक पहुंचना है। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं अल्कोहल्स के चैप्टर में एंड अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में, सारे यहां पे यूज होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जी, करके बताओ जरा क्या होगा। पहले तो हमने क्या लिया, एक साइक्लिक इपॉक्साइड लिया है। इपॉक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया है? PHMgBr के साथ, यानी ग्रिनियार्ड रिएजेंट के। तो पहला स्टेप हमारा ग्रिनियार्ड रिएजेंट है यहां पे, दूसरा स्टेप हमारा H3O पॉजिटिव है। पहला स्टेप ग्रिनियार्ड रिएजेंट, दूसरा स्टेप H3O पॉजिटिव। तो ये नहीं किया कि H3O पॉजिटिव और ग्रिनियार्ड साथ में डाल दिया, नहीं, फिर तो यहाँ पे PHH मतलब बेंजीन बन के निकल जाएगी। तो ग्रिनियार्ड रिएक्शंस हम बिना पानी के करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे ये चल रहा है कि हमने लिया है इसको एसेंशियली pH नेगेटिव के साथ। pH नेगेटिव क्या होता है? मतलब बेंजीन के ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर है ना, ये होगा ना MgBr, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर, तो ये वाला कार्बन जाके अटैक करेगा। अब किस साइड अटैक होगा? इपॉक्साइड की ओपनिंग करनी है, pH नेगेटिव जैसी स्पीशीज है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज या बेसिक स्पीशीज बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी यहाँ पे, ये हो गया बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग, बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। तो आपका जो फिनाइल रिंग है वो लेस हिंडर्ड साइड पे जाके लगेगा और ऑक्सीजन इधर से ऐसे खुल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बनाते हैं यहाँ पे। इधर आपका लग गया जी OH ग्रुप। OH क्यों डाल दिया मैंने? क्योंकि दूसरे स्टेप में H3O पॉजिटिव डाल रहा हूं मैं, दूसरे स्टेप में मैं उसको हाइड्रोलाइज कर रहा हूं आपका ग्रिनियार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होने के बाद। तो यहाँ पे जब हमने H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव डाला तो यहाँ OH बन गया, जो O नेगेटिव था पहले, अब OH बन गया और यहाँ पे आपका लग गया है PH यानी कि बेंजीन रिंग। PH बोले तो फिनाइल, ठीक है जनता, क्लियर? मैं यहाँ चेक कर रहा था माइक सही चल रहा है कि नहीं, ठीक ही चल रहा है अभी तो मुझे लग रहा है। चलो तो अब इसके बाद क्या होगा, ये बन गई अपनी स्पीशीज ए बन गया जी। ए के बाद हमने क्या किया है, इसको किया है H2SO4 यानी H पॉजिटिव के साथ हीट दी है 443 केल्विन। यो जनता, थोड़ा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया यहाँ पे फटाफट से। एक्चुअली मैंने जैकेट पहन ली ऊपर ऐसी ठंडा करके, क्योंकि ये माइक मेरे को बहुत दुखी कर रहा था, टी शर्ट में इधर उधर लटके जा रहा था। तो हाँ जी, हम कहाँ पहुंचे थे? हम यहाँ पहुंच गए। इसका पहला जो स्टेप है
वो अपन बना चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने जब इसको हीट किया H पॉजिटिव देके, तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी एलिमिनेशन, टिपिकल जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होता है। 443 केल्विन यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एल्कीन बनेगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे एल्कीन कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरह की एल्कीन बन जाएगी। अब हम दे रहे हैं इसमें NBS। NBS क्या होती है जनता, NBS होता है N ब्रोमो सक्सिनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर आप खुद खोजो जाके। सक्सिनिक एसिड का हम एनहाइड्राइड बनाते हैं, जिसका अमाइड बना देते हैं, जिसको हम इमाइड कहते हैं, क्योंकि दो साइड से नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड बना होता है। उस नाइट्रोजन पे एक ब्रोमीन होता है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ठीक है। तो ये करता क्या है, कुल मिला के आपको एसेंशियली एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल दे देता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है, यहां पे ये आपको देता है फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, ठीक है। ये देता है फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, कैसे वाली, जैसे हमने सबसे पहला लेक्चर में किया था एल्काइल हैलाइड्स के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पे बन सकता है, वहां पे आपने ब्रोमीन लगा देनी है, ठीक है। तो यहां पे बनेगा आपका स्टेबल फ्री रेडिकल, है कि नहीं। तो इस कार्बन पे आपका एक ब्रोमीन लग जाएगा अगले स्टेप में। सो द नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस। यहां लग गई आपकी ब्रोमीन। अब जनता आपके पास है एक्वस KOH। ये देखो आपके पास बहुत ही प्यारा एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट है, एक्वस KOH, OH नेगेटिव है, यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो ये फटाफट से आपको क्या दे देगा, SN2 रिएक्शन दे देगा। और SN2 रिएक्शन के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन तो था ही, यहां पे आ जाएगा OH। अब जनता आपने क्या कर देना है, इसको ऑक्सीडाइज कर देना है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ। PCC क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह की स्पीशीज। अब इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर ऑब्वियसली, और फिर उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ये जो स्पीशीज बनी है कौन सी स्पीशीज है जनता, पहले यहां तक का रोड मैप देख लो, लिख लो। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रही है गाड़ी। तो पहले ये वाला रोड मैप देख के इसको लिख लो, क्या बन रहा है आपके पास, क्या बन गया आपके पास, लिख लो, पहले यहां तक बना लो, ठीक है। यहां तक अगर बना लिया तो मैं इरेज कर रहा हूं, जिसको भी टाइम चाहिए होगा यहाँ पॉज कर सकता है वीडियो को। इसको मैं इरेज करके आपको दिखाता हूं जी कि ये स्पीशीज एक्चुअली में क्या है, ठीक है। बाकी सब इरेज कर देते हैं, खाली बोर्ड यूज करते हैं। ये स्पीशीज दोबारा से बनाता हूं थोड़ा अलग तरीके से, आपको याद आएगा कि ये कहां देखी है हमने। ये याद है हमने कहां देखी थी, LiAlH4 का एक एक्सेप्शनल केस करवाया था मैंने आपको, इसी चैप्टर में करवाया था कुछ टाइम पहले। ये क्या होती है जी, ये होती है सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड ये होती है सिनेमैल्डिहाइड। और सिनेमैल्डिहाइड के केस में LiLH4 क्या है, हमारे डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। तो ये भी हमने अल्कोहल्स के क्लास में किया हुआ है, आई थिंक 3rd लेक्चर में ये चीज कवर की थी हमने, जब हम LiLH4 और NaBH4 के रिएक्शंस देख रहे थे। तो इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा जो बेंजीन रिंग है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, पर आपका डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, और आपका ये जो बाहर वाला C डबल बॉन्ड हुआ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगी कुछ इस तरह से स्पीशीज OH। कितने कार्बन वाली, 1 2 3 कार्बन आपके पास है बेंजीन के बाहर, और उस पे लगा है OH ग्रुप। दोनों चीजें रिड्यूस हो गई, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C भी रिड्यूस हो गया, C डबल बॉन्ड O भी रिड्यूस हो गया। कूलियो परफेक्टो, बढ़िया है जनता। तो जी ये हो गया आपका रोड मैप क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर सा मजेदार सा, ठीक है। चलो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, रोड मैप क्वेश्चन से हटके थोड़ा आगे जाते हैं, और मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कराते कराते उनको क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक समझ लेंगे अपन, ठीक है। एक सेकंड मेरे को देखने दो, मैंने क्वेश्चंस कहाँ लिखे आपके, ये रहे। तो क्वेश्चंस किस तरह के हैं, पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, आपने लिया है एक ईथर,
ओके, और इस ईथर को आप रिएक्ट करवा रहे हो HBr के साथ। क्या होना चाहिए यहां पे? HBr को हम जनरली किस में ले लेते हैं? वाटर में ले लेते हैं। एक्वस HBr है, चलो मान लिया यहां पे। तो यहां क्या रिएक्शन होना चाहिए जनता? HBr का यहां पे क्या रिएक्शन हो सकता है, ये सोचने का है। यहां देखना है हमें कि HBr कहां अटैक कर सकता है, और फिर हम सोचेंगे कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जब इस तरह के बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा लॉजिक इस पूरी एक्सरसाइज का। तो ब्रोमीन क्या है हमारा? ब्रोमीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, आपको पता ही है। तो ब्रोमीन ने क्या करना है जी? ब्रोमीन आपके पास आके इधर अटैक कर सकता है, और ये जो चीज है ये पूरी एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ब्रोमीन का अटैक इधर वाले कार्बन पे हो और ये पूरा लिविंग ग्रुप बन जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है, ठीक है, कि ब्रोमीन इधर आके एसोसिएट हो और ये पूरी चीज जो है मेरी लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करे। अभी मैंने ये नहीं कहा कि यहां पे रिएक्शन SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, वो डिस्कस नहीं किया अपन ने। अभी हम बस ये सोच रहे हैं कि भाई ब्रोमीन या तो इस कार्बन पे जुड़ सकता है और ये एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट कर जाए, या तो ब्रोमीन मेरा इस कार्बन पे लग जाए आके और ये एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट कर जाए। तो जनता, जब भी हम HBr डालते हैं ना, एक्वस कंडीशंस में डालते हैं, तो यहां पे हम पहले तो देखते हैं इज कार्बोकेटायन पॉसिबल। कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? क्योंकि एक्वस चीज डाल दी, HBr डाल दिया, Br नेगेटिव के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो काफी स्टेबल होता है, और वैसे भी ये HBr की फॉर्म में है। ठीक है, पानी भी डाल रखा है। तो यहाँ पे जनता आप देख सकते हो कि इस साइड से अगर मैं कार्बोकेटायन बनाऊं तो बड़े आराम से बन सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है, देखो हमने क्या किया, HBr डाला ना यहाँ पे, ये HBr में H पॉजिटिव अलग से निकल सकता है आपका। वो H पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। ऑक्सीजन को जैसे ही आप प्रोटोनेट करते हो आपका गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है वो। तो इस तरह के केस में होगा क्या, ठीक है, इस तरह के केस में होगा क्या कि यहां पे आपके पास ऐसी स्पीशीज बन जाएगी OH पॉजिटिव वाली, जिसके इस साइड पे ये है, और पहले ये लीव कर जाएगा टू मेक दिस अल्कोहल प्लस दिस वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पे आपका ब्रोमीन आके अटैक कर जाएगा और फिर आपके पास बन जाएगी इस तरह की स्पीशीज, और ये हो गया आपका कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन हो गया यहां पे। तो ईथर्स के ऊपर HBr, HCl, HI जैसी स्पीशीज रिएक्ट कर सकती हैं। अगर आपका कार्बोकेटायन पॉसिबल दिख रहा है आपको, तो आपने SN1 कर देना है, सिंपल। ठीक है, अगर आपको कार्बोकेटायन पॉसिबल दिख रहा है तो आपने SN1 कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी बन रहा है, और हैलोजेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरली थोड़े स्टेबल ही होते हैं। ठीक है ना, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे Ki होता या KBr होता तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, क्योंकि फिर K पॉजिटिव Br नेगेटिव फटाफट से टूटेंगे। पर HBr है तो यहाँ पे Br नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, ठीक है, चलो जनता, तो ये हो गया अपना रिएक्शन ऑफ HBr विद दिस टाइप ऑफ एन ईथर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SN1। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ पे इस तरह से क्यों बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है, पूरा इरेज करके बना देता हूं अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये वाला है, ये टाइप का ईथर है मेरे पास, और अब मैंने इसमें सेम कंडीशंस में HBr डाल दिया। अब क्या होगा जी? नाउ व्हाट शैल हैपन? अब यहां पे कार्बोकेटायन तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कार्बोकेटायन तो यहां पे बनने से रहा। 1 डिग्री सबस्ट्रेट है आपके पास, है ना, यहां पे 1 डिग्री दोनों साइड पे। तो ब्रोमीन चाहे इधर आके लगे चाहे इधर आके लगे, कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं। तो क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बन सकता, यहां पे आपका होना क्या है? यहां पे आपका SN1 ही होगा, सॉरी, यहां पे आपका SN2 ही होगा। SN1 हो ही नहीं सकता। SN1 is not possible over here, SN2 is the only possibility। तो यहां पे आपका रिएक्शन अब डिसाइड करना है, इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा। SN2 किसके साथ बेटर है? SN2 अगर होना है तो छोटे वाले के साथ बेटर है कि नहीं? SN2 अगर होना ही है तो छोटे वाले के साथ बेटर है ना। तो यहां पे ब्रोमीन आपका इधर अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा CH3Br और साथ में बनेगा कितने कार्बन वाला? हाँ, 2 कार्बन वाला अल्कोहल।
तो देखा, जिस केस में कार्बोकेटाइन अच्छा बन रहा है वहां पे SN1 प्रेफर करते हैं हम, और जिस केस में कार्बोकेटाइन अच्छा नहीं बन रहा ये वाले रिएक्शन में, रिएक्शन कौन सा है, ईथर का HBr या HI के साथ रिएक्शन है, और कहीं ये लॉजिक मत लगाने बैठ जाना। अब इस केस में अगर कार्बोकेटाइन अच्छा बन रहा है, ठीक है, तो हम SN1 रिएक्शन करेंगे, अगर कार्बोकेटाइन अच्छा नहीं बन रहा तो SN2 रिएक्शन करेंगे, स्पेसिफिक ये वाले केसेस में, ठीक है। ये वाले केसेस भी जेई में बहुत बार ही आए हुए हैं बाय द वे। ऐसा ही था पहले, ये जेई एडवांस ने स्टार्ट किया था, पूरा पैसेज टाइप क्वेश्चन आया था इसका कभी तो बहुत पुराने जमाने में जेई एडवांस के, कि ऐसा 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 होता है। अब ये पैटर्न हमने बता दिया, अभी अगले 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो इस तरह से। पर फिर जेई मेन ने क्या किया, वो देख के अपने तरह से क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए इसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका अगला एग्जाम्पल करते हैं जरा, 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ये दिखाता हूं। अब ये सोचना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक फंडे क्लियर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तब तो आप फटाफट से कर लोगे ये वाला सवाल। इसमें मैंने डाल दिया HI, सेम एक्वस कंडीशंस। अब बताओ यहां रिएक्शन कौन सा होना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताओ क्या होगा, आया कुछ समझ? देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चीज है, लेफ्ट साइड पे आपके पास है फिनाइल स्पीशीज, ये बेंजाइल नहीं, ये फिनाइल है। अगर इस कार्बन पे अटैक होगा तो भैया मौत आ जाएगी। ये कार्बन तो ना SN1 के लिए अच्छा है ना SN2 के लिए अच्छा है, तो अटैक तो इसी कार्बन पे होना है। अब 1 डिग्री कार्बन पे क्या मिथाइल कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो यहां से तो डेफिनेटली आपके पास होगा SN2 रिएक्शन, जो आयोडीन है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन इधर से निकलेगा, तो 2 स्पीशीज आपकी क्या बनेंगी, एक आपका बनेगा जी जाना पहचाना फिनोल, और दूसरा बन जाएगा आपके पास CH3I। तो यहां पे हो गया SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये तो घटिया है, इस पे आपको पता है SN2 ही होना है, SN1 तो इधर हो नहीं सकता। नाइस, चमक गया। अब आगे चले, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं, चलो पूरा दोबारा ही बना देता हूं। अब मॉडिफिकेशन क्या है, अब यहां पे फिनाइल की जगह मैंने ये ले लेना है, अब इसको डालो जी HI में। अब मेरे को बताओ क्या बनना चाहिए। ये क्या हो गया, अब ये लेफ्ट साइड पे जो स्पीशीज है, ये कैसी स्पीशीज है जनता, ये हो गई आपकी बेंजाइलिक स्पीशीज। यस, ये तो बेंजाइलिक हो गया। अब तो गेम बिल्कुल पलट गई कि नहीं। अब बेंजाइलिक होता है अच्छा, SN1 के लिए भी अच्छा होता है, SN2 के लिए भी अच्छा होता है। तो यहां पे हमने बोला कार्बोकेटाइन बनाना प्रेफर करेंगे, चाहे ना भी बनाए तब भी इसी साइड से अटैक होना है, ठीक है, क्योंकि SN1 SN2 दोनों इसको फेवर करते हैं। तो साथ साथ में दोनों मैकेनिज्म भी अगर हो रहे होंगे तो यही वाले कार्बन पे अटैक होना प्रेफर्ड होगा। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल फॉर्म, यहां पे आपके लग जाएगा आयोडीन, बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगी, और साथ में आपके बनेगा जी CH3OH। वेरी नाइस। अच्छा है ना, मजेदार है कि नहीं। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। मैं ट्राई करता हूं यहीं पे इसको मॉडिफाई करने का थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे 2 बेंजीन बनाने हैं इसमें। तो यहां पे एक लेता हूं इस तरह की स्पीशीज, और एक और बेंजीन लगाता हूं इधर, और इस बेंजीन पे एक और CH3 लगा देता हूं। चलो अब इसका अगर मैं रिएक्शन करता हूं HBr के साथ तो क्या होना चाहिए, मुझे बताओ जरा। इसका रिएक्शन HBr के साथ कैसा होगा, थिंक अबाउट इट। हाउ वुड यू डू दिस रिएक्शन विद HBr? व्हाट डू यू थिंक जनता, क्या होना चाहिए? देखो अब दोनों केस आपके बेंजाइल वाले हैं, HBr आपने डाल दिया है, तो आपने कार्बोकेटाइन बनाना है। अब आपके पास 2 कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है। एक कार्बोकेटाइन तो आपके पास सिंपल ये वाला है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये जो सिंपल वाला होगा इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो चलो आप बना रहे हो, पर दूर उसके एक CH3 भी लगा है। अब जनता CH3 क्या करता है, CH3 आपको देता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से इसका जो इफेक्ट है
इलेक्ट्रॉन डोनेशन का वो कार्बोकेटायन तक पहुंच के उसको स्टेबल कर देगा, है ना जी। पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। अब तो जनता इन दोनों कार्बोकेटायंस में से ये कार्बोकेटायन थोड़ा बेटर है, ये हो गया स्टेबल कार्बोकेटायन। तो आपने ये वाला कार्बोकेटायन बनाना है, ये वाला इस केस में नहीं बनाना जी, ये वाला कार्बोकेटायन बनाना है, ये वाला नहीं बनाना। तो इस कार्बोकेटायन पे अगर अटैक कराओगे तो आपके पास ब्रोमीन इधर लग जाएगा ना, Br जो है वो इधर लगेगा, इस कार्बोकेटायन पे लगेगा। तो आपका दो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक केस में इधर आ गया ब्रोमीन, यहां पे है CH3, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, ये बेंजाइल अल्कोहल। लो जी, ए बन गई साडा दूजा प्रोडक्ट। घैंट है काम, पंजाबी में घैंट मतलब बढ़िया है, घैंट है काम। चलो वेरी नाइस। आगे चले, चलो थोड़ी सी अब मजेदार इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये आपने भी लिखनी है, ओके। ये आपको बोर्ड एग्जाम में तो पक्के से आएगी, हो सकता है जेई में भी पूछ ले, पर बोर्ड एग्जाम में या वाइवा में इस तरह की चीजें बहुत आती हैं। एक बार मेरा ब्लू पेन सिलेक्ट हो जाए मेरे भाई, हो गया, चलो शुक्र है। तो स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं दैट ईथर्स आर स्टोर्ड, ओके, इन डार्क कंटेनर्स या डार्क बॉटल्स फिल्ड अप टू द ब्रिम। ब्रिम बोले तो एकदम ऊपर ऊपर तक भर दिया बोतल को, ठीक है। ये बोतल है आपकी, ये बिल्कुल यहां तक भर दिया, ठीक है, पूरा यहां तक, ये हो गई आपकी ब्रिम, ओके। सो ईथर को कैसे स्टोर किया जाता है, डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, वो डार्क ग्रीन सी बोतलें आती है ना, उनमें स्टोर किया जाता है और बिल्कुल ऊपर तक भर दिया जाता है। बोलो तो देयर इज नो एयर गैप, बिल्कुल भी एयर गैप नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। डार्क कलर बॉटल्स मतलब सनलाइट से दूर रखने का उनको, और बिल्कुल एकदम एयर गैप भी नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं हम एक फिनोमेना की वजह से जिसका नाम है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो होता क्या है जी, मैं एक इस तरह से ईथर बनाता हूं, इस तरह से क्यों बना रहा हूं आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा वैसे, ठीक है। ये जो ईथर है ना, अगर हम इसको रखते हैं एक्सेस ऑफ O2 में, अगर इसको एक्सेस ऑफ O2 में रखते हैं और अगर हमारी लाइट भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, सनलाइट के साथ ये रिएक्शन कैटलाइज हो जाता है, ब्राइट लाइट में कैटलाइज हो जाता है ये रिएक्शन, तो होता क्या है जी, यहां पे एक स्पीशीज बनती है कुछ इस तरह की, एक कार्बन एक्स्ट्रा था ना यहाँ पे, ROOR, ठीक है। यहां पे आपका लग गया दूसरा एल्काइल, फाइन। बेसिकली यहां पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑलराइट। यहां से O2 है, O2 से क्या हुआ होगा, आपका फ्री रेडिकल बना होगा ऑक्सीजन का, वो फ्री रेडिकल यहां पे तोड़ के इस बॉन्ड को बीच में घुस गया, ठीक है। तो इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं डाई एल्काइल पेरोक्साइड, ठीक है। ये बन गई आपकी डाई एल्काइल पेरोक्साइड, ठीक है। आप इसको कपलिंग रिएक्शन की तरह भी सोच सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका फ्री रेडिकल हैलोजनेशन हो गया, ठीक है, तो इस तरह का एल्काइल पेरोक्साइड भी बन सकता है कि मान लो ये जो है यहां से आपने तोड़ दिया, फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है, तो फ्री रेडिकल पेरोक्साइड आपकी इस तरह से भी बन सकती है कि कपलिंग हो जाए, फाइन। बट हम जनरल केस के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे, जो ऑक्सीजन है वो ये बॉन्ड तोड़ के बीच में घुस जाएगा, डाइएल्काइल पेरोक्साइड बन जाएगी। अब इसको अगर आपने और रिएक्शन होने दिया O2 और लाइट के केस में, अगर और रिएक्शन होने दिया तो पता है क्या होता है, ये डाइएल्काइल पेरोक्साइड तो चलो जैसी है वैसे तो रहेगी ही, यहां पे ना, इधर ये हाइड्रोजन था, यहां पे ऑब्वियसली कार्बन पे हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बैठ जाएगा आके, तो ये हाइड्रोजन बेसिकली यहां चला गया, बीच में एक O2 का पूरा मॉलिक्यूल ही बैठ गया। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज होती है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कार्बन बनाया था यहाँ पे, डायरेक्टली ROR नहीं लिखा था, एक एक्स्ट्रा कार्बन इसको दिखाने के लिए बनाया मैंने। तो इस स्पीशीज को बोलते हैं हम
अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड, अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ऑलराइट। और ये जो अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड होती है ना, ये होती है एक्सप्लोसिव। तो ये लेबोरेटरीज के अंदर ना बहुत बड़ा फायर हैजर्ड होता है। फायर हैजर्ड मतलब आग लगने का रिस्क रहता है कि अगर आपने ईथर बनाया कहीं, ठीक है, और ईथर को गलती से आपने बाहर कहीं छोड़ दिया, नॉर्मल सी किसी नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बॉटल में डाल के छोड़ दिया, एयर के अंदर छोड़ दिया, तो भाई एक दिन तो चिल रहेगा। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है बाय द वे, ये वाला इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो प्रोसेस। तो एक दो दिन ठीक है चलता रहेगा, तीसरे दिन देखो पूरी लैब फट के हाथ में आ जाएगी आपके ठीक है। अलमारी में रखा होगा तो ठीक रहेगा क्योंकि अलमारी में लाइट नहीं पड़ती है ना, पर अगर आपने कहीं बाहर रख दिया ईथर तो एकदम विस्फोट होके ये तो इसीलिए हमेशा ईथर को अगर आपने लेबोरेटरी में स्टोर करना है तो डार्क बॉटल्स में स्टोर करना है, पूरा ऊपर तक भरना है ताकि उसमें एयर गैप कोई ना बचे। समझ गए क्यों? क्योंकि एक्सप्लोसिव अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड्स बन सकते हैं जो कि नहीं बनाने। ऑलराइट, वेरी नाइस। ठीक है जनता, चलो अब गाड़ी आगे और बढ़ाते हैं। ईथर के रिएक्शन हो गए, ईथर की प्रिपरेशन हो गई, बहुत सारा ईथर देख लिया। अब अगला प्रोसेस हमारा आता है फिनॉल्स का। ओके, अब अगला प्रोसेस हमारा आता है फिनॉल्स का। तो पहले आते हैं प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल के ऊपर। तो सबसे पहले हम कौन सी करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को हम बोलते हैं डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस, ओके। तो डाउ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्चुअली 2 रिएक्शंस पेटेंट किए अपने। ओके, एक किया था इन्होंने ब्रोमाइड कंटेनिंग, क्या कहते हैं, ब्रोमीन का एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस था इनका, वो पेटेंट किया था इन्होंने। और दूसरा प्रोसेस ये जो फिनॉल की क्रिएशन का है वो। तो बहुत ही बढ़िया यार, 2 इनके नाम के प्रोसेस हैं, डाउस प्रोसेस। तो हम फिनॉल वाला पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि हम लेते हैं एक बेंजाइल क्लोराइड, सीधा सा हमने लिया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, बहुत ही जबरदस्ती ना, मेल्टेड NaOH, मेल्टेड लिखो या मोल्टन लिखो, मोल्टन NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। बोले तो NaOH का पाउडर लिया अपन ने, हमने इसको पानी में नहीं घोला। जो अपना कॉस्टिक सोडा है, जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने उसको पानी में नहीं घोला, हमने उसका ड्राई पाउडर लिया और उसको इतना गर्म कर दिया कि वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये होता है अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्शन होता है। ओके, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और यहाँ पे हाई प्रेशर भी रखते हैं हम। तो ये हमने क्या कर दी क्रिएट, यहाँ पे कर दी हमने एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट कर दी। तो इस केस में क्या होता है, ये जो OH नेगेटिव है ना, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है और अपने पास बनता है जी ये क्या बन गया अपने पास, फिनॉल बन गया। अब जनता आप मुझे ये बताओ कि ये किस तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है। हमने पढ़ा है जी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है जरा बताओगे? ये हमारा होता है SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें मैंने 2 कैटेगरीज बताई थी आपको अल्काइल हैलाइड्स की लास्ट क्लास में है। 2 कैटेगरीज क्या थी? एक कैटेगरी थी आपका माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स वाला एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, दूसरा था बेंजाइन वाला। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ना मैं आपको 2 नए वर्ड सिखाऊंगा अभी, और फिर उन चीजों से गेस करेंगे हम कि हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म आ रहा है। ठीक है, सो डाउस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा लेबोरेटरी में जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया कि अगर मैं एक आइसोटोप लेबल्ड बेंजीन लेता हूं, आइसोटोप लेबलिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको SNAR की क्लास में बताया था। ठीक है, सो SNAR की क्लास में बताया था कि ये वाला अगर मैंने कार्बन जो है इसको लेबल कर दिया, कैसे कर दिया, यहां पे कार्बन लिया मैंने C14 वाला। ओके, तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स जाननी हो
कि भाई ये जो कार्बन है क्या नया OH इसी कार्बन पे लग रहा है आके या किसी और कार्बन पे लग रहा है आके, ये चेक करने के लिए हमने ये वाला कार्बन जो है एक हैवी आइसोटोप ले लिया C14 वाला। तो इसकी जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो ये डिटेक्ट करना बड़ा इजी हो जाता है कि अच्छा C14 यहाँ पे है और उसके ऊपर जो चीज लगी है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो जब हमने इस पे डाउस प्रोसेस किया ना, डाउस प्रोसेस का आपने देख ही लिया जो भी रिएजेंट रिएक्शन कंडीशन थे NaOH हाई टेम्परेचर, तो हमें पाया गया कि एक सेकंड, हमने पाया कि एक तो ये प्रोडक्ट बना, एक तो ये प्रोडक्ट बना। ओके, ये कौन सा था? जिसमें जहां क्लोरीन था उसी कार्बन पे OH ग्रुप लग गया, एक ये प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना जी अपने पास? दूसरा प्रोडक्ट बना इधर लग गया OH ग्रुप, या इधर लगा लो, बेसिकली आपका जो ओरिजिनल कार्बन था ना क्लोरीन वाला, उसके साथ वाले कार्बन पे, इसके ऑर्थो वाले किसी कार्बन पे जाके OH ग्रुप लग गया। अब जनता, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इप्सो प्रोडक्ट, IPSO। इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। इप्सो बोले तो जहां था वहीं, इन द प्लेस ऑफ, ये इसका लंबा मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ। तो जहां पे क्लोरीन था वहीं का वहीं OH लग गया, इसको बोलेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और जो दूसरी साइड होती है, यहां से ऑर्थो पे जो इसके साथ वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुई, इसको हम बोल देते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। साइन नहीं, सिने, साथ वाले पे। ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सिने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो जनता, जब हमने रिएक्शन किया और एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो 54% बन रहा है और 43% जो है सिने प्रोडक्ट बन रहा है। जो परसेंटेज बच गई, आप कहोगे सर दिस डज नॉट ऐड टू 100। हाँ जी, जो परसेंटेज बच गई आपकी थोड़ी सी, वो साइड प्रोडक्ट्स की परसेंटेज है। तो ये मत कहना ये मैथ गलत है, नहीं, साइड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे थोड़े एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, बट मेन जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसकी यील्ड आती है 54%, इसकी यील्ड आती है 43%। अब हमने बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था जी? बेंजाइन मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर याद कराऊं तो बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था कि बेसिकली कुछ ऐसा होगा आपका, ये क्लोरीन है, ये उसके साथ हाइड्रोजन है, इसके अगर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लगा दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहां से और क्लोरीन भी आपका निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहां पे बन जाएगा आपका बेंजाइन, है ना। यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बनता है, वो टेढ़ा वाला बॉन्ड जो बनता है sp2 ऑर्बिटल्स के बीच के ओवरलैप का, वो यहाँ बन जाएगा। ये सारा मैंने अल्काइल हैलाइड की क्लास में बताया हुआ है, लास्ट क्लास में। अब इधर क्या हो सकता है, या तो आपका जो OH है ना, वो यहाँ पे भी लग सकता है आके, यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये हो गई आपकी इप्सो पोजिशन, ये हो गई आपकी सिने पोजिशन, राइट। इप्सो प्रोडक्ट भी बन सकता है, सिने प्रोडक्ट भी बन सकता है। और यहाँ पे होता क्या है, दैट इप्सो वर्सेस सिने प्रोडक्ट बनते हैं 50-50, आधा इप्सो बनता है, आधा सिने बनता है बेंजाइन मैकेनिज्म में। अब यहां देखो, इप्सो है, सिने है, इप्सो थोड़ा ज्यादा बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरा माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स वाला मैकेनिज्म होता है जी, Cl है, यहाँ पे OH है, होता क्या है माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स में, सेम जगह अटैक होता है। पूरा मैकेनिज्म आप बाद में देख लेना, मतलब अल्काइल हैलाइड की लास्ट क्लास दोबारा से रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो माइजनहाइमर मैकेनिज्म में, यानी कि जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, उसमें सारा का सारा इप्सो प्रोडक्ट बनता है, सेम जगह अटैक होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि मेजॉरिटी रिएक्शन आपका बेंजाइन से हो रहा है, थोड़ा सा रिएक्शन आपका ये एडिशन एलिमिनेशन से भी हो रहा है, इसलिए इप्सो थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। समझे बात को? तो डाउस प्रोसेस जो है वो मेजरली होती है बेंजाइन मैकेनिज्म से, और थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट इसका जो है वो एडिशन एलिमिनेशन से भी बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस्ड आइडिया हो गया कि डाउस प्रोसेस जो है आपकी दोनों मैकेनिज्म से चलती है, मेजरली बेंजाइन, थोड़ा सा आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत बढ़िया। तो जनता, एक बारी रिफ्रेश करो जरा कि अल्कोहल्स के चैप्टर में हम कितना कुछ कर चुके हैं, है ना। अल्कोहल्स के चैप्टर में हम भाई बहुत चीजें कर ली। हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स किया था, शुरुआत की थी एल्कीन्स को रिएक्ट करते हुए, पहले वाटर से H पॉजिटिव के केस में रिएक्ट कराया, फिर मर्क्यूरी वाले कंपाउंड से कराया, फिर वो क्या था, बोरॉन वाले कंपाउंड से कराया BH3THF के साथ, है ना। फिर उसके बाद हमने कितना कुछ ही किया भाई, मेरे को
खुद ही मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया, कितना कुछ कर लिया अपन ने, है ना। अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए OH ग्रुप के, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किए, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस किए OH ग्रुप के, इतने सारे रिएजेंट्स देखे थे हमने, है ना। फिर उसके बाद ईथर की प्रेपरेशन के भी बहुत सारे प्रोसेस देखे, H2SO4 वाला प्रोसेस देखा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखा, ईथर के रिएक्शंस देखे। सो पीनाकोल रीअरेंजमेंट भी आया था बीच में। सो कहने का मतलब मेरा ये कि भाई हमने अल्कोहल्स के बहुत सारे रिएक्शन कर लिए और रिएक्शंस ही नहीं किए हैं, रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी छुपी हुई डिटेल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वो भी कर चुके हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट मेरी इतनी ही रहेगी कि अगले हफ्ते हमारी जो क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी फुल स्विंग से, है ना। हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेस्टिवल भी पूरा हो चुका है, तो अगले हफ्ते से बिल्कुल वापस हम आ जाएंगे। अपना 8 PM अपनी ऑर्गेनिक चलेगी और 9:30 PM अपना वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को अपनी फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी। तो वो शेड्यूल में आने से पहले आप प्लीज अपना ये सैटरडे संडे यूटिलाइज करके अल्कोहल्स का चैप्टर रिवाइज कर लेना। पीछे के भी रिएक्शंस जो हैं GOC में जो किए थोड़े बहुते प्रोसेसेस, जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स में किए, अल्काइल हैलाइड्स में किए, हाइड्रोकार्बन्स में किए, उनको प्लीज आप रिवाइज कर लेना। अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो तो आपने अच्छे से रिवीजन नोट्स भी बनाए होंगे, रिएजेंट लिस्ट बनाई होगी, तो एक बार रिवाइज करना उन सबको, अल्कोहल्स की रिएजेंट लिस्ट भी बनाना, और फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे अल्कोहल्स का आखिरी हिस्सा करने के लिए। आई थिंक एक और क्लास में हो जाना चाहिए, एक नहीं तो 2 क्लासें लग जाएंगी, चलो, पर अल्कोहल्स का चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। काफ़ी हाई वेटेज वाला चैप्टर भी हमारा ऑर्गेनिक का पूरा होने वाला है। इसके बाद हम करते रहेंगे, चलो, धीरे धीरे कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। तो जनता, रिवाइज करना ये आपका मेन होमवर्क है। क्वेश्चन साथ साथ में आप सॉल्व कर ही रहोगे। आई होप क्वेश्चन सॉल्विंग की डेडिकेटेड क्लासेस जब एग्जाम्स पास आ जाएंगे मैं आपके लिए लाऊंगा। रिवीजन भी आपकी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही कराऊंगा। तो अभी के लिए इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मजा आया होगा तो लाइक बटन दबा के जाना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा आई होप, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।